बढ़ा रहे हैं। आपका प्रोडक्शन फंक्शन क्लियर हो चुका है। प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है और प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू आपको डिस्कस कर दिया है। रेस्ट एमसीक्यू आपको वीकली टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। चलिए, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग आज कॉस्ट एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस में हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आपका जब थोड़ा-सा हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो फिर आपका आएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इस तरीके से फिर हम लोग आगे अपना इंक्रीज करते जाएँगे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे अगर कोई कंपनी है, तो कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो एक्सपेंडिचर करती है, वो सारे एक्सपेंडिचर को जब आप ऐड कर देंगे, तो उसी एक्सपेंडिचर को आप बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए मेरा कोई फर्म है, तो हम अपने फर्म में अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेट्स से कप का, तो इस कप को बनाने में हमको जो भी एक्सपेंडिचर लगा, जो भी हम पेमेंट दिए, जिस भी तरीके का पेमेंट हुआ, जो भी एक्सपेंडिचर लगा, टोटल एक्सपेंडिचर को जब आप ऐड कर देंगे, तो इसी को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको बहुत ब्रॉड वैरायटी से इसको बताया जा सकता है कि इसमें कौन-कौन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, तो उतना बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इसको मैंने 8 पार्ट्स में जनरली डिवाइड कर रखा है, यहाँ पे देखिए आप। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इट इज़ ऑल ऑफ द पेमेंट और एक्सपेंडिचर नेसेसरी टू ऑब्टेन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले मैं आपको बता दूँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये ना बेसिक फैक्टर्स होता है। किसी भी चीज़ को बनाने में आपके पास 4 चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी पेन का फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, तो इस पेन के फैक्ट्री डालने के लिए आपको बेसिक्स रिक्वायरमेंट क्या-क्या होगी? लैंड की होगी, जगह ही नहीं होगा, लोकेशन ही नहीं होगा, आप कहाँ पे फैक्ट्री डालेंगे? तो लैंड की। उसके बाद पेन को बनाने के लिए आपको लेबर और मशीनरी, तो लेबर और कैपिटल। अब ये पेन कैसा होगा, उसका क्या डिज़ाइनिंग होगा, किसकी का आइडिया होगा, तो ये आइडिया वगैरह जो होता है ना, ये सब जिनको बोलते हैं वो होता है एंटरप्रेन्योर। तो इस 4 चीज़ के बिना किसी भी तरीके का फैक्ट्री पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस बोलते हैं, ठीक है? और भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बट बेसिकली इकोनॉमिक्स में जब भी हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का बात करेंगे, तो हम लोग इसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का बात करते हैं। हाँ, अब देखिए लैंड को जब आप हायर करते हैं, तो यहाँ पे कुछ आपका कॉस्ट लगता होगा, तो ये कॉस्ट किस तरीके से लगता है? रेंट के रूप में। जब आप लेबर को हायर करते हैं, तो आपका जो लगता होगा ये वेजेस के रूप में। कैपिटल पे आपका इंटरेस्ट लगता है और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट होता है। ये जो होता है रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये होता है एक तरीके का फैक्टर इनकम। जैसे अगर किसी का लैंड है, किसी ने आपको लैंड दे रखा है, तो आप उसका जो पेमेंट करिएगा मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, तो उसका रेंट आता है ना। लेबर को आपने हायर कर रखा है, तो लेबर के लिए वो वेजेज होता है ना। किसी ने आपको लोन दे रखा है, कैपिटल, मशीन्स चाहे कुछ भी दे रखा है, तो वो जो होता है, उसपे आपको इंटरेस्ट अर्न होता है और एंटरप्रेन्योर अपना कोई आइडिया आपके साथ शेयर करता है, तो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट होता है। ठीक है? इसी तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और इनको फैक्टर्स इनकम कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ ऑल ऑफ द पेमेंट और एक्सपेंडिचर नेसेसरी टू ऑब्टेन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट। इसी एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे मैनेजमेंट के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है, ताकि आप नए-नए वर्ड से गो थ्रू करें। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी, इट रिप्रेजेंट्स मनी कॉस्ट व्हिच वी वांट टू इनकर इन ऑर्डर टू एक्वायर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो ये पूरा लिस्ट नहीं है, पूरा लिस्ट तो आप लिखते रह जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा, बट मोटा मोटी मैंने लिख दिया है। जैसे कोई रॉ मशीनरी का आप परचेज करते हैं तो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। जब आप उसका इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें भी आपका पैसा खर्च होता है, तो उसको भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। वेजेज ऑफ लेबर, रेंट ऑफ बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वियर एंड टियर। जैसे सपोज करिए आपने कोई मशीन खरीद के लाया, अब वो मशीन आपका 6 महीने काम किया, 6 महीने बाद क्या हुआ कि उस मशीन में कुछ गड़बड़ी हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? वियर एंड टियर। तो उस वियर एंड टियर पे आपको कुछ एक्सपेंस लगेगा ना, आप उस मशीन को कहीं पे बनवाएंगे, तो वो जो एक्सपेंस लगेगा उसको भी आप इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, अब आपने सारा पेन वेन सब बना लिया, सेलो का, निपो का, इन सब का जो पेन सब आता है, काफ़ी स्टैंडर्ड पेन होता है सेलो का। तो सेलो का पेन स्टैंडर्ड कैसे हुआ? इसने इतना सारा एडवर्टाइजमेंट किया, इतना सारा मार्केटिंग किया, तो ये सब भी जो होगा ना, ये सब इसके अंदर आता है। इंश्योरेंस चार्ज, अब बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती है, तो वहाँ पे सब चीज़ इंश्योरेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ वो लोग सब चीज़ का इंश्योरेंस करवाते हैं। अगर इंश्योरेंस नहीं कराएँगे, रातों-रात आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो उनका सारा कॉस्ट चला जाएगा ना, उनका सारा जो भी पैसा है, पूँजी है, वो सब से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उस पे जो आप लोग प्रीमियम, जो फर्म्स प्रीमियम वगैरह देती है, वो सब चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। ये होता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? इसमें हम लोग, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, ये छोटा-छोटा पॉइंट सब जो होता है ना, ये एग्ज़ाम में आपको एक लाइन में लिखा हुआ आ जाएगा और उसमें ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें एक ऑप्शन होगा नॉर्मल प्रॉफिट। होता क्या है नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट का ये मतलब होता है, देखिए पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, द प्रॉफिट व्हिच ही मस्ट अर्न सो दैट इट इज़ इक्विवेलेंट टू हिज इनकम फ्रॉम एनी अदर प्रोफेशन। इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इससे भी आपको समझ नहीं आएगा। मैं अभी आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब होता है। सपोज़ करिए किसी पर्सन ने एक फर्म एस्टेब्लिश किया है, तो ये फर्म का ओनर है। तो इस ओनर का कुछ इनकम हो रहा होगा, मतलब कुछ प्रॉफ़िट हो रहा होगा, इनकम नहीं, जो ओनर होते हैं उनका जनरली प्रॉफ़िट होता है, ठीक है? ये कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, इसने कोई फर्म सेटअप किया है, तो इसका कुछ प्रॉफ़िट हो रहा होगा। अगर ये अपना फर्म सेटअप नहीं करता, तो ये कहीं न कहीं काम कर रहा होता है, क्योंकि इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर है, अगर यहाँ नहीं तो कहीं और कुछ कर रहा होता है। तो उस अदर प्रोफ़ेशन से, सपोज़ करिए कि इसको अगर किसी अदर प्रोफ़ेशन में होता, तो अगर इसको 1 लाख रुपीज़ मंथली इनकम होता, तो अगर 1 लाख रुपए इसका मंथली इनकम होता अगर किसी अदर प्रोफ़ेशन में होता, तो अगर इसने अपना फ़र्म एस्टेब्लिश किया है और बीइंग एन ओनर इसको 1 लाख रुपए का प्रॉफ़िट हो रहा है, तो दिस प्रॉफ़िट इज़ नोन एज़ नॉर्मल प्रॉफ़िट। इससे हाई प्रॉफ़िट होगा, दैट इज़ जो रियल प्रॉफ़िट होता है, जो आपका प्रॉफ़िट हो रहा है। बट नॉर्मल प्रॉफ़िट क्या होता है कि जो आप जिस प्रोफ़ेशन में अभी आप हैं, अगर उस प्रोफ़ेशन में ना हो कि आप किसी अदर प्रोफ़ेशन में होते और उस प्रोफ़ेशन में अगर आपका इतना पैसा बनता, उसके इक्विवेलेंट अगर आप अपने करंट प्रोफ़ेशन में अर्न कर रहे हैं, तो दैट प्रॉफ़िट इज़ नोन एज़ नॉर्मल प्रॉफ़िट। तो ये करंट प्रोफ़ेशन जनरली ये फ़र्म से रिलेटेड ही होता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट जनरली फॉर्म्स, प्रॉफिट कौन अर्न करेगा? जो ओनर होगा वही तो प्रॉफिट अर्न करेगा। जो वहाँ पे काम करता है वो प्रॉफिट अर्न नहीं करता है। वो तो इनकम अर्न करता है, वो तो सैलरी अर्न करता है। नॉर्मल प्रॉफिट आप लोग सबको समझ आया नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? अब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। द प्रॉफिट व्हिच ही मस्ट अर्न, ही की जगह आप वन भी कर सकते हैं, व्हिच वन मस्ट अर्न सो दैट इट इज इक्विवेलेंट टू हिज इनकम फ्रॉम एनी अदर प्रोफेशन। किसी को इसमें डाउट नॉर्मल प्रॉफिट में? अगर क्लियर है तो आप लोग सबको चैट कॉलम में बता दें क्लियर। किसी को डाउट नॉर्मल प्रॉफिट में? रिपीट प्लीज। ओके, देखिए नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, मैंने क्या बताया कि सपोज करिए आप, सैफ आपने पूछा है, मैं आपको ही बता रहा हूँ। आप, आपका एक फॉर्म है, ठीक है? और इस फॉर्म से आप 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अगर आप ये फॉर्म नहीं चला रहे होते, अगर आप इस फॉर्म के ओनर नहीं होते, तो ज़रूर आप कहीं और काम कर रहे होते। आपके पास इतना नॉलेज है, तब आपने इतना बड़ा बिज़नेस एस्टेब्लिश किया है। अगर आप यहाँ नहीं कर रहे होते, तो कहीं और आप किसी अदर प्रोफ़ेशन में आप काम तो ज़रूर कर रहे होते। तो जब आप किसी अदर प्रोफ़ेशन में काम कर रहे होते और वहाँ पे भी अगर आपको 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही होती और इस सैलरी के इक्विवेलेंट अभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख का, तो इसी प्रॉफिट को कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर?
क्लियर हुआ आप सबका? Repeat again, sir, please. Sorry for interrupting you. ओके, देखिए एक छोटी सी बात है, कोई बात नहीं। देखिए सपोज एक पर्सन ए है, ए एक एंटरप्रेन्योर है। ए ने क्या किया, एंटरप्रेन्योर है, किसी फर्म को इसने एस्टेब्लिश किया है, तो ये फर्म का ओनर है। ठीक है, ए यहाँ पे किसी फर्म का ओनर है। अगर ए अभी यहाँ का ओनर नहीं होता तो ए कहीं और जॉब कर रहा होता। तो जब ए कहीं और जॉब कर रहा होता तो सपोज करिए कि उसको उस जॉब से 1 लाख मंथली इनकम जनरेट होता है, 1 लाख मंथली इनकम। लेकिन ये तो ओनर है, ये कहीं और जॉब नहीं कर रहा है। अगर कहीं और जॉब कर रहा होता तो इसको 1 लाख मंथली इनकम जनरेट होता। लेकिन बीइंग एन ओनर, इसको जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है, वो प्रॉफिट जब ये कंपेयर करता है तो देखता है कि इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1 लाख रुपीज का हो रहा है। क्योंकि ये ओनर है तो ये अपने सैलरी को नहीं देखेगा। ठीक है, individual's ability to earn constant income, example 1 lakh from anywhere where one wishes to work, example from job A, job B, job C। नहीं गौहर, इसको उस तरीके से नहीं देखते हैं। तो 1 लाख रुपी, 1 लाख रुपी का इसको अगर प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो इस प्रॉफिट को ही बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ए एक ओनर है किसी कंपनी का, उस कंपनी से जो उसको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो प्रॉफिट 1 लाख रुपए का जनरेट हो रहा है। अगर ए इस कंपनी का ओनर नहीं होता, कहीं और काम कर रहा होता, तो अगर उसको उसी के इक्विवेलेंट अमाउंट का अगर उसको सैलरी अर्न होता, तो दोनों अगर आपस में इक्वल है तो दैट इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट। बस इतनी सी बात है इसमें। हाँ, विच ही अर्न फ्रॉम देयर फॉर्म, यस। इफ ही गेट्स लेस देन दैट, तो अगर उसको लेस मिलेगा तो क्या होगा, उसका नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा। उस प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। वो जो अगर उसको उससे कम प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको सीधा बोलेंगे कि सिंपली उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है। ठीक है, हाँ, इट्स यूज इन इकोनॉमिक्स। इसका यूज इकोनॉमिक्स में बहुत यूज है, इसका इकोनॉमिक्स में आगे चल के मैं बताऊंगा। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड होता है। चलिए, समझ आ गया, क्लियर हुआ? अब कॉस्ट का क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, इसको 3 तरीके से कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होता है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, दूसरा होता है आपका सेलिंग कॉस्ट। देखिए लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर आपने पेपर में देखेंगे तो शायद सन्ड्री कॉस्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान देना आप लोग। प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है? तो ये जो प्रोडक्शन में जो आपको पैसा लगता है, इसमें आपका मटेरियल कॉस्ट, जैसे आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, इस पे आप जो रेंट देते हैं, जो वेजेस देते हैं, जो एंटरप्रेन्योर को इस पे आप प्रॉफिट देते हैं, ये सारा कॉस्ट जो होता है ना, ये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। मतलब किसी चीज को बनाने में क्या पैसा लगा, वो आपका होता है प्रोडक्शन कॉस्ट। संक कॉस्ट आया था कुछ एग्जाम में, ओके। प्रोडक्शन कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, रेंट कॉस्ट, जो भी आपको किसी चीज को बनाने में जो पैसा लगा वो आपका हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट। उसके बाद दूसरा कॉस्ट होता है जिसको सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। सेलिंग कॉस्ट को अदर नाम से एडवर्टीजमेंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपने बना तो लिया, आपने एक फैक्ट्री सेटअप किया, वहां पे आपने किसी चीज का प्रोडक्शन कर लिया। लेट्स से आपने एक साबुन का टिकिया बनाया, सोप। अब आप इसको मार्केट में सेल कैसे करेंगे? मार्केट में सेल करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट करना होगा। जिस जगह पे आपने बनाया उस जगह से आपको मार्केट में इस चीज को ट्रांसपोर्ट करना होगा, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। आपको मार्केटिंग करना होगा इस चीज का, आपको इस चीज को सेल करने में कुछ कॉस्ट इनकर होता है।
ये सब चीज को मिला के जो कॉस्ट होता है इसको बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। इसको एडवर्टीजमेंट आप करेंगे इन सब चीज का, तो ये सब जो होता है ये सब होता है आपका सेलिंग कॉस्ट। दिस टॉपिक इज लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ, एक तरीके का कॉस्ट अकाउंटिंग ही है ये टॉपिक। और थर्ड कॉस्ट जिसको बोलते हैं सन्ड्री कॉस्ट। सन्ड्री कॉस्ट क्या होता है? तो सन्ड्री कॉस्ट मतलब अदर कॉस्ट जो इन दोनों से अलग होता है, प्रोडक्शन और सेलिंग कॉस्ट से अलग होता है। इसमें जनरली क्या होता है? इंश्योरेंस से रिलेटेड। आप इतना बड़ा कंपनी सेटअप करेंगे तो आप उस चीज का इंश्योरेंस कराएंगे, तो इंश्योरेंस, उस पे आपका जीएसटी वगैरह लगेगा, जो आप टैक्स वगैरह पे करते हैं, ये सारा जो कॉस्ट होता है ये सब किसके अंदर आता है? सन्ड्री कॉस्ट के अंदर अंदर आता है। हाँ, मीडिया पब्लिशिंग भी सेलिंग कॉस्ट होता है। यस यस, मीडिया मीडिया थ्रू जो भी एडवर्टाइजमेंट में जिस भी तरीके का आप पैसा खर्च करते हैं वो सब आपका सेलिंग कॉस्ट होगा। जो भी आप टैक्स से रिलेटेड कहीं भी पैसा खर्च करते हैं, कहीं पे प्रीमियम भरते हैं, जो भी जीएसटी आप पे करते हैं, ये सब आपका सन्ड्री कॉस्ट होगा। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है? सिर्फ किसी चीज को बनाने में जो आपका कॉस्ट लग रहा है, जैसे आप रॉ मटेरियल्स खरीदे, रॉ मटेरियल्स को खरीदने में आपको जो कॉस्ट लगा। अब आप सपोज करिए, एक मैं आपको, आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कंफ्यूज मत होना। देखिए, आपने यहाँ पे फैक्ट्री डाला है, ठीक है? ये आपका लोकेशन है दिल्ली, और आपका फैक्ट्री आपने यहाँ पे डाला है। आपको रॉ मटेरियल्स यहाँ पे मिल रहा है मुंबई। मुंबई, तो आप मुंबई से दिल्ली आप रॉ मटेरियल्स लेके आए। इतना दूर जनरली होता नहीं है, लोग रॉ मटेरियल्स के आसपास ही फैक्ट्री डालता है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो रॉ मटेरियल्स जब यहाँ पे आप परचेज किए और इस रॉ मटेरियल्स को आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे आप उस रॉ मटेरियल्स का यूज करके किसी कमोडिटी को मैन्युफैक्चर किए, तो ये जो कॉस्ट होगा ना, ये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट में ही आएगा। बट अब आपका जो कमोडिटी प्रिपेयर हो चुका है, अब इसको आप मार्केट में ले जा रहे हैं सेल करने के लिए, तो ये जो कॉस्ट होगा ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये आपका सेलिंग कॉस्ट के अंदर आता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को डाउट? सबका क्लियर हुआ? सर एक्सक्यूज मी, बीच में थोड़ा सा मैं एक बात बोलूंगा सर। हाँ, सर थोड़ा सा समझ नहीं आया सर, यहाँ पे भी आपने सर बोला यहाँ से भी जब हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे बम्बई से आपने बोला फैक्ट्री का रॉ सामान लिया, मटेरियल, हाँ तो समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। रॉ मटेरियल लिया, हाँ, तो तो वो आपको भी जैसे, ट्रांसपोर्ट, हाँ, वो प्रोडक्शन कॉस्ट बोला सर ये आपने। प्रोडक्शन लेकिन कॉस्ट, जब हाँ। यहाँ, लेकिन जब सर आपने फिर बोला फैक्ट्री से जब सेलिंग के लिए आगे के लिए भेजा है, तो तो उसको वो भी उसमें भी हाँ, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट तो सेम आ रहा है सर। ट्रांसपोर्ट से वही तो बता रहा हूँ उसमें रॉ कि मटेरियल है, ये जो आप लेके आ रहे फिनिश्ड हैं ना, है। इसको रॉ मटेरियल्स को आपको ट्रांसपोर्ट करने का पैसा लग रहा है। तो आपको हाँ, वो किसी तो चीज, फिनिश्ड किसी है। कमोडिटी को बनाने में आपका ये कॉस्ट भी इंक्लूड होगा। ये कॉस्ट किसके अंदर आएगा? ये प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर आएगा। लेकिन जब आपका कमोडिटी बिल्कुल बन चुका है, अब तैयार है, अब आप इस कमोडिटी को जहां भी ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसके अंदर आएगा? तो ये वाला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका सेलिंग कॉस्ट के अंदर आएगा। यहाँ पे जो आप ट्रांसपोर्ट करके सर लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स को लेके आ रहे हैं, फिनिश्ड गुड को लेके नहीं आ रहे हैं। क्लियर हुआ? एक्सक्यूज मी सर, हाँ, मतलब ये जो हमारा पहले जो हम रॉ मटेरियल ला रहे हैं मुंबई से, हाँ, ये जो इसको कॉस्ट लगता है, प्रोडक्शन कॉस्ट में आता है वो। फिर हाँ, जब हमारा कोई चीज बन के तैयार हो जाता है, फिर हाँ, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जब हम बाजार में सेल करते हैं या कहीं और, उसको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में आता है वो, मतलब वो आता है वो दूसरे सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट। हाँ, सेलिंग कास्ट हमेशा मतलब फर्म पे बियर करती है, या ये बायर भी बियर करते हैं? बायर जो होता है मतलब क्वांटिटी देखिए, खरीद, ऐसा भी कॉस्ट हो सकता हमेशा, है कि कोई वेट, हाँ समझ ऐसा गया, बायर्स समझ हो गया। जो सीधे। कॉस्ट हमेशा फर्म बियर करती है, प्राइस हमेशा बायर बियर करते हैं। अब ये जैसे कंपनी क्या देख रही है कि सपोज करिए इसका जो प्रोडक्शन करने में आपको ये सारे रॉ मटेरियल्स वगैरह लेके आए और यहाँ पे 100 यूनिट्स पेन का मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है? तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आपका लगा 1000 रुपीज। उसके बाद कंपनी इसको लेके मार्केट में गई और इसको सेल करने में, तो इसको सेलिंग कॉस्ट लगा 500 रुपया। उसके बाद इसको इंश्योरेंस वगैरह जो भी कंपनी ने कराया उसमें इसको लगा 300 रुपया।
तो टोटल ये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, ये सेलिंग कॉस्ट हो गया, ये सन्ड्री कॉस्ट हो गया। तो ये टोटल कॉस्ट कंपनी को कितना लगा? 1800 रुपया 100 पेन को बनाने में। तो एक पेन का कीमत कितना हो गया? 18 रुपया। अब क्या है कि कंपनी क्या करेगी, इस पेन को मार्केट में सेल करेगी 25 रुपया में। तो ये जो 25 रुपया है ये कौन पे कर रहा है? बायर। बट ये कॉस्ट किसका है? तो ये सारा कॉस्ट कंपनी का ही लग रहा है, बट अब तो सारा चीज पे कौन कर रहा है? तो बियर जो बायर है वो तो पे कर रहा है। क्लियर हुआ? तो मैंने का मतलब ये था कि मतलब आधे बायर्स ऐसे होते हैं जो सीधा कंपनी से लाते हैं, मतलब से जो लाते हैं कभी कभी उनको भी ये ट्रांसपोर्ट फेयर देना पड़ता है। देखिए तो तो वो दैट्स व्हाई वो फिर डिफरेंट है। वो तो फिर आप होलसेल का बात कर रहे हैं जहाँ से वो वहीं से सामान उठा के लाते हैं। ये मैं ये बता रहा हूँ कि कंपनी जब उस तो कंपनी को उसमें कॉस्ट ही नहीं लगा सेलिंग कॉस्ट, तो कंपनी का उस केस में सेलिंग कॉस्ट क्या है? जीरो हो गया। ये तो मैं उस टाइम पे बता रहा हूँ जब कंपनी का सेलिंग कॉस्ट लग रहा है। जब कंपनी क्या कर रही है, सामान को मार्केट में लेके एडवर्टीजमेंट के थ्रू मार्केट में लेके जा रही है, सेल कर रही है, तो जब कंपनी को जो कॉस्ट लग रहा है दैट कम्स अंडर द सेलिंग कॉस्ट। क्लियर? क्लियर। ओके। किसी को अब इसमें और भी कोई डाउट? सबका क्लियर हुआ? सेलिंग कॉस्ट इज आफ्टर गुड्स इज मैन्युफैक्चर्ड। बिल्कुल, सेलिंग कॉस्ट हमेशा गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के बाद ही आएगा। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जब तक नहीं आएगा सेलिंग कॉस्ट कैसे हो सकता है? चलिए ठीक है। फिर कल मैं, आपका से टाइम हो गया 9:38 हो गया, आपका नेक्स्ट क्लास होना है। कल इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, देन इम्प्लिसिट कॉस्ट, देन रियल कॉस्ट, और फिर इसके बाद हमारा कर्व स्टार्ट होगा। फिर हम लोग शॉर्ट रन पढ़ेंगे, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, और इसके बाद फिर आपका इसमें कर्व स्टार्ट होगा जो कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इन सब का जो कर्व होता है, इस कर्व से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग प्लीज क्लास के शुरुआत से ही, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्लास के शुरुआत से ही आप लोग एक रिदम मेंटेन करिए, एक डिसिप्लिन। अभी आपको मैं माइक ऑफ कर देता हूँ। अभी आपको जो पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हैं।